चलिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप पर चर्चा हो रही है, एक बार देखते हैं पिछले साल 2025 में फ्लेक्सी कैप में किस तरीके का निवेश आया, महीने दर महीने क्या ये निवेश बढ़ता हुआ दिखाया पर घटता हुआ नजर आया है। सबसे पहले जून के महीने की बात करें, जून 2025 5,733 करोड़ का निवेश केवल फ्लेक्सी कैप फंड्स में देखा गया। उसके बाद अगले महीने पर आते हैं, जुलाई 2025 पर आते हैं, 7,654 करोड़ का निवेश यहां पर देखा गया। अगस्त 2025 में 7,679 करोड़ का निवेश केवल फ्लेक्सी कैप में देखा गया है। सितंबर की अगर बात करें, 7,029 करोड़ का निवेश फ्लेक्सी कैप में देखा गया। उसके बाद अक्टूबर को देखें अगर, 8,929 करोड़ का निवेश तब आया फ्लेक्सी कैप में। और अगर नवंबर के महीने की बात करें तो 8,135 करोड़ रुपए का निवेश इस महीने में आया है फ्लेक्सी कैप में। सर, 2025 में निवेशकों ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इतना ज्यादा निवेश क्यों किया? मतलब 2025 में ऐसा क्या था कि फ्लेक्सी कैप पर इतना भरोसा बढ़ता हुआ नजर आया? मतलब क्या बाजार अनस्टेबल था इसकी वजह से? जैसा कि आपने कहा, एज एन एक्सपर्ट आप भी रेकमेंड करते हैं कि एक अनस्टेबल मार्केट में फ्लेक्सी कैप जो है अच्छा रहता है, अगर ग्लोबली इश्यूज चल रहे हैं तो भी फ्लेक्सी कैप अच्छा रहता है। सर, पिछले साल क्या कुछ वजह रही कि इतना ज्यादा निवेशकों का जो है ट्रस्ट इस पर बिल्ड होता हुआ नजर आया? एग्जैक्टली दिव्या, जैसे कि आपने अभी कहा कि एक ग्लोबल अनसर्टिनिटी का माहौल था, उस केस में जब भी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना था, इन्वेस्टर्स को एक कंफ्यूजन था कि मिड एंड स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस काफी सस्ती हैं, बट अगर नीचे गिरने की और कितनी प्रोबेबिलिटी है वो समझ नहीं आ रही थी। इन दैट केस इन्वेस्टर्स ने यही सोचा था कि अगर फ्लेक्सी कैप से वो एक बेटर रिटर्न जनरेट करके कर लें इन टाइम्स टू कम, जहां 18%, 20%, 22% के रिटर्न आ जाए, सो दैट इज एक्चुअली अ गुड टाइम, दैट इज एक्चुअली अ गुड वे टू इन्वेस्ट इनटू द फ्लेक्सी कैप्स। ये एक रीजन था जिसके कारण फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी ने एक आउट परफॉर्म किया था विज़ द अदर कैटेगरीज लाइक मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी ऐसी एक सिचुएशन पैदा होती है जहां पे ग्लोबल अनसर्टिनिटी आती है, तो फ्लेक्सी कैप्स हर बार ऐसे ही परफॉर्मेंस देते हैं, और जहां पे एक फंड मैनेजमेंट का एक एक्टिव कंट्रीब्यूशन भी आ जाता है, क्योंकि उनको अपने फंड के अंदर आउट परफॉर्मेंस देना है विज़ द कैटेगरी के लार्ज मिड एंड स्मॉल कितना रखना है, और कैटेगरी के अंदर स्टॉक सिलेक्शंस कैसे होने हैं, सो दैट उनका जो एक फंड है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड, वो ना ही ओनली इंडेक्स बीट कर पाए बट एट द सेम टाइम अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स को भी आउट परफॉर्म कर पाए। सर, हम लोग इनके रिटर्न्स भी देख रहे हैं, जो एक साल की परफॉर्मेंस रही है फ्लेक्सी कैप फंड्स के, वो अच्छे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव में नहीं। हालांकि नीचे की अगर हम लोग कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स देखेंगे तो वो ज़रूर निगेटिव में रहे हैं, लेकिन मोर ऑफ ऑल सबने ज़्यादातर अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं और रिटर्न्स पॉजिटिव में रहे हैं। सर, इस एक साल के प्रदर्शन को सर आप अगर देखें फ्लेक्सी कैप फंड्स को, तो क्या सर उसको आधार बनाना चाहिए एक तरह से आगे निवेश की रणनीति बनाने के लिए, या फिर ऑल द मोर 3 साल या 5 साल उसको ज़्यादा यहाँ पर वायबल माना जाएगा रिटर्न्स के लिहाज से जज करने के लिए? वेल अभिषेक, जब भी एक मॉडल पोर्टफोलियो का जब कंस्ट्रक्ट होता है, तो उसमें हर बार ये देखा जाता है कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक डिसेंट लेवल ऑफ स्टेबिलिटी की जरूरत है इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो फ्लेक्सी कैप्स एंड मल्टी कैप्स गिव्स यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ स्टेबिलिटी इनटू द पोर्टफोलियोज। तो अगर 1 साल की बात करूं या 5 साल की बात करूं, मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में हर बार एक फ्लेक्सी कैप एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एट द सेम टाइम फंड मैनेजर की पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो। अगर फंड मैनेजर एक अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है ओवर एंड अबव द मार्केट्स, तो उसकी जो इनफ्लोज होते हैं उसके फंड में वो भी इंक्रीज हो जाता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी एक बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो होता है, उसमें भी आप अपना मिड एंड स्मॉल कैप का कॉम्पोजिशन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि आपने अभी कुछ स्लाइड्स पहले दिखाया था कि मिड एंड स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उससे उनके गिरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कभी कभार इन्वेस्टर्स का जो एक मोटिवेशन है वो कम हो जाता है और इतने ओवरली एग्रेसिव पोर्टफोलियो को मेंटेन करने में, एंड एट द सेम टाइम उनको रिटर्न्स जनरेट होने में भी दिक्कत होती है इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो अभिषेक, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी आप एक ऑप्टिमल या मॉडल पोर्टफोलियो के कंस्ट्रक्ट की तरफ जा रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसे फंड जरूर होने चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी दे, चाहे रिटर्न्स इतना एग्जॉर्बिटेंट हाई ना दे, बट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स उसके बेटर हो, एंड एट द सेम टाइम फंड मैनेजर का एक एक्टिव कंट्रीब्यूशन हो उस रिटर्न्स को जनरेट करने में। In that case, I personally find that flexi cap seems to be one of the very viable option where you can actually invest your money and let your money grow over a period of time. ठीक है सर। चलिए, फ्लेक्सी कैप फंड्स में अभी जो हमने डेटा आप लोगों को दिखाया था, जिसमें टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स है जिन्होंने 2025 में अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, उसमें से सबसे टॉप पर जो नाम था वो था HDFC फ्लेक्सी कैप, जिसने 11.05% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को पिछले साल दिया, 2025 में दिया। सर, HDFC फ्लेक्सी कैप, सर क्या देख रहे हैं आप, इतना बेहतर प्रदर्शन कैसे किया इस फंड ने? इस पर्टिकुलर फंड की अगर मैं बात करूं, पिछले साल क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही, क्या रणनीतिक वजह नहीं जिसकी वजह से सबसे हाईएस्ट रिटर्न इस फंड के देखने को मिल रहे हैं? वेल देवेंद्र, ये बहुत ही एक माइक्रोस्कोपिक क्वेश्चन है, इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि हर एक फेज में एक अलग अलग कैटेगरीज होते हैं जो एक आउट परफॉर्म करता है। कभी बैंकिंग सेक्टर बेटर परफॉर्म करता है, कभी आईटी बेटर परफॉर्म करता है, कभी फार्मास्यूटिकल्स बेटर परफॉर्म करता है, कभी पीएसयू बैंक्स बेटर परफॉर्म करते हैं, कभी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बेटर परफॉर्म करता है। डिपेंड ये करता है कि किस फंड हाउस के पास या किस कैटेगरी के पास कितना एक्सपोजर है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी फंड हाउस के पास अगर विद इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अगर आईटी एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, और हमें पता है कि आईटी ने 2025 के अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस नहीं दिया था बिकॉज ट्रेड टैरिफ्स बहुत ज्यादा थे, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा थे, और एट्रिशन बहुत ज्यादा हो रहा था। इन दैट केस अगर किसी भी फंड हाउस के पास अपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर अगर आईटी एक्सपोजर ज्यादा है तो उसके जो अंडर परफॉर्मेंस है वो दिखना बहुत नॉर्मल है। एट द सेम टाइम अगर किसी भी फ्लेक्सी कैप के अंदर अगर ऐसे फंड्स थे जैसे कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, या फिर फॉर एग्जांपल स्टेपल कंजम्पशन, या फिर प्राइवेट बैंक्स ने भी एक बेटर रिटर्न जनरेट करने स्टार्ट किए थे Q2 में, सो इन दैट केस वो फ्लेक्सी कैप्स बेटर रिटर्न जनरेट करेगा। सो आई मीन किसी भी फंड को कैटेगराइज करना तो बहुत मुश्किल है बिकॉज वो एक इकोनॉमिक के फेज में बहुत इंपॉर्टेंट एक भूमिका निभाते हैं कि कौन सा कैटेगरी, कौन सा फेज, कौन सी कैटेगरी किस फेज में बेटर परफॉर्मेंस दे रही है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस फंड हाउस के पास कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो कैटेगरी का, सो आई मीन उनकी आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस रिलेटिवली जज होती है विद देयर पीयर्स। तो दैट्स द ओनली वे थ्रू विच दिव्या मैं इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगा, दैट इट इज टू कैटेगरी स्पेसिफिक एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा कैटेगरी कैसी परफॉर्मेंस दे रही है अपने किस टाइम के दौरान। और HDFC के अगर सिर्फ एक साल को नहीं, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर पिछले 5 साल में यानी कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी अगर देखें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का, तो वो भी यहाँ पर शानदार रहा है। और नंबर 1 पर एक तरह से अगर 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न के लिहाज से देखें तो उसमें भी नंबर 1 पर रहा है। 16.79% के साथ एक तरह से टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड भी रहा है। इनफैक्ट अभिषेक जी, जो आज हमने पोल डाला हुआ अपने ऑडियंस के लिए जिसमें लिखा है कि 2026 में कौन सा फ्लेक्सी कैप आप को लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेगा, उसमें भी HDFC सबसे आगे मुझे नजर आ रहा है। लगभग 58% वोट उसमें अब तक आ चुके हैं जो कि मेजॉरिटी में है। मतलब पास का जो परफॉर्मेंस है उसमें तो ये हीरो रहा ही है। आगे चल के भी लोगों को उम्मीद है कि ये वाला फंड जो है वो यहाँ पर भी सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। इस साल में टॉप परफॉर्मिंग फंड ये हो सकता है।